हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि नियमावली 2022 से कैसे किसी भी अभ्यर्थी को डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपकी समस्या उम्र को लेकर हो, चाहे उर्दू विषय को लेकर हो, चाहे आप इस बात से डर रहे हो कि नियमावली 2022 में छठे चरण में नियुक्त लोगों को फिर से अप्लाई करने का मौका दे दिया गया है, या फिर हमारा सीटेट में कम नंबर है तो मेरा होगा या नहीं होगा। क्या केवल सीटेट में जिन लोगों का 100+ में है उन्हीं लोगों का हो पाएगा। इन सारे प्रश्नों को लेकर चलेंगे। इसके साथ साथ यह भी दिखाएंगे कि कैसे नियमावली 2022 में आपके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है तो उसको लेकर भी उपाय किए गए हैं। इसके अलावा जितने भी फ़ायदे हैं, बीएड को लेकर बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, अन्य सारे फ़ायदे इस नियमावली में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में ही बता दें, जो हमारे अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह हैं, इन्होंने 4 जून को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि कोई भी ऐसी नियमावली नहीं बन सकती है जो 100% लोगों को संतुष्ट कर दे। भाई, अगर आपको भी हम नियम बनाने का काम दे दें तो आप भी कभी भी ऐसा नियम नहीं बना सकते हैं जो सारे अभ्यर्थियों को संतुष्ट कर दे, क्योंकि ऐसा कभी क्या संभव है कि प्रत्येक अभ्यर्थी से पूछ के उनके हित के मुताबिक से जिसमें उनका फ़ायदा हो वही नियम बनाया जाए। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है ना। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी समस्याएं थीं जिसको के लेकर प्रश्न उठ रहे थे, और प्रत्येक ग्रुप में इस तरह के प्रश्नों को लिया जाता है। इन सारे प्रश्नों को हम देखते हैं और समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग जो अभी तक पात्रता परीक्षा भी पास नहीं कर सके हैं, इनकी तरफ से ये कैसा अफवाह फैलाया जा रहा है, इसको जब आप देखेंगे तब आप पूरा माजरा ही समझ जाएंगे। इसको थोड़ा हम लोग जूम कर देते हैं और देखिए कि इन्होंने क्या लेटर सौंपा है सचिवालय में कि 7वें चरण के नए नियमावली के तहत नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले सीटेट दिसंबर 2022 के आयोजन के संबंध में। इनका तो पूरा प्रयास ही है कि कैसे भी एक बार सीटेट दिसंबर हो जाए, लेकिन ये अभ्यर्थियों के मन में एक डर डाल रहे हैं कि जिनका सीटेट में 104 से कम है, 100 से कम है, उनका कभी नहीं होगा। इसी डर को हम लोग इस वीडियो में समाप्त करेंगे। पूरा ये लेटर आप इनका पढ़ सकते हैं। 60-40 जो नियम लागू होने वाला है इसके बारे में ये लोग लिख रहे हैं कि ये नियम लागू होने वाला है, इसलिए हम लोग को तैयारी का मौका नहीं मिला। सारा हम तर्क अभी काट देते हैं इनका, देखिएगा। और इसके बारे में पहले से हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है उससे भी वाकिफ़ करवाएंगे। नीचे में जिन लोगों ने साइन किया है सारे लोग बीटेड के अभ्यर्थी हैं, तो ये तो वैसे भी चाह रहे हैं कि इनको एक बार पात्रता परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल जाए। लेकिन कुछ तर्क है जो कि आप आम अभ्यर्थियों के भी मन में है, उसको हम लोग लेते हैं। कि पहला जो तर्क दिया जाता है कि सीटेट एक पात्रता परीक्षा है तो उसका अंक कैसे जुड़ सकता है। कॉन्सेप्ट लॉ यूट्यूब चैनल है इनका, ये यूट्यूब चैनल है और ये खुद STET की परीक्षा पास है, लेकिन संपूर्ण प्रयास इन्होंने लगा लिया हुआ है कि इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। ग्रुप का नाम है सीटेट बीटेट बिलो 80 90, इस तरह से कुछ ग्रुप का नाम इन्होंने रखा हुआ है। पूरा प्रयास कर लिया हुआ है कि किसी भी तरीके से 7वें चरण प्राथमिक की बहाली को फंसा दिया जाए, जबकि ये खुद STET क्वालिफाइड है। इनको STET से मतलब होना चाहिए, लेकिन इनका प्रयास है कि 7वें चरण प्राथमिक की बहाली को फंसाया जाए। और ये अभ्यर्थियों के मन में वहम क्या डाल रहे हैं कि सीटेट एक पात्रता परीक्षा है तो उसका अंक कैसे जुड़ सकता है। ये दिखाते हैं कि अंक कैसे जुड़ सकता है। ये देखिए यहाँ पर आपके सामने में नियमावली है 2012 की, बिहार सरकार की 2012 की नियमावली है। और आप पूछिए कि 2012 की नियमावली 2022 में क्यों दिखला रहे हैं। इसलिए दिखला रहे हैं क्योंकि यही वो नियमावली है जिसके आधार पर छठा चरण हुआ है, अभी अगस्त के महीने में भी चल रहा है। और यही वो नियमावली है जिसके आधार पर छठा चरण सितंबर के महीने में भी चलेगा। तो आपको इस नियमावली में ही हम पॉइंट नंबर 11 दिखा देते हैं। पॉइंट नंबर 11 नीचे चलिए, तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है पॉइंट 11 में कि नियोजन की प्रक्रिया, यहाँ आप देख सकते लिखा हुआ है नियोजन की प्रक्रिया। और थोड़ा और नीचे चलिएगा तो यहाँ पे मेधा सूची का निर्माण कैसे होगा ये लिखा हुआ है। देखिए मेधा सूची, इसमें मैट्रिक का जो आपका अंक है ये जोड़ा जाएगा, इंटरमीडिएट का अंक जोड़ा जाएगा, प्लस आपका ट्रेनिंग का अंक जोड़ा जाएगा। और इसके नीचे इन तीनों को 3 से भाग देने के पश्चात इसके नीचे यहाँ क्या लिखा है कि अभ्यर्थी के मेधा अंक में शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्राप्तांक जोड़े जाएंगे। यानी कि अगर आपका अंक 135 से 150 के बीच में है तो 10 अंक मिलता। इसके बाद 121 से लेकर 135 के बीच में है तो 6 अंक मिलता। इसके बाद 105 से लेकर 120 तक अंक है तो 4 अंक मिलता। और अगर आपको 82 से लेकर 104 तक सीटेट में है तो 2 अंक का वेटेज मिलता था। तो ज़रा इनसे यह पूछा जाए कि सीटेट के अंक के आधार पर ही ये वेटेज मिलता था ना, तो अगर छठे चरण में ये वेटेज मिल रहा था तो फिर आपको क्या समस्या है? क्या तब ये पात्रता परीक्षा नहीं थी? अगर इसको आप कैंसिल करवाने पे आते हैं तो आपको क्या कैंसिल करवाना पड़ेगा पता भी है आपको?
5वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया और छठे चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को कैंसिल करवाना पड़ेगा, जो कि संभव ही नहीं है। तो आपका यह तर्क जो है सबसे पहले तो खारिज कर देते हैं कि सीटेट पात्रता परीक्षा है तो उसका अंक कैसे जुड़ सकता है, अन्य राज्य में भी मिलता है, बिहार में क्या समस्या है। बीच बहाली में नियम कैसे बदल दिया गया और अचानक से बिना बताए नियम कैसे बदल दिया गया। 2 एग्जाम्पल देंगे, दोनों एग्जाम्पल से क्लियर आप लोग को हो जाएगा। अगर ये दोनों एग्जाम्पल अगर आप लोग को समझना हो तो फिलहाल आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। एक तो अग्निवीर का एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है यूपीएससी का। इन दोनों एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। अग्निवीर के मामले में आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने एयरफोर्स में मेडिकल की भी परीक्षा पास कर ली, पूरा रिटन क्वालिफाई कर लिया, उन लोगों की बहाली की प्रक्रिया में बस नियोजन पत्र मिलना था, ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, लेकिन संपूर्ण बहाली की प्रक्रिया ही कैंसिल कर दिया गया और ये लोग अभी कोर्ट में गए हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। नई जो अग्निवीर की भर्ती आई है उसमें लोग अप्लाई कर रहे हैं आसानी से। और जो लोग इच्छुक हैं अप्लाई कर रहे हैं, अग्निवीर सही है गलत है मुझे उस पचड़े में नहीं पढ़ना है, हम लोग बस समझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। दूसरा यूपीएससी का, 2020 में जब लॉकडाउन लागू हुआ था तो यूपीएससी के कुछ अभ्यर्थियों ने यह कहकर सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि लॉकडाउन में हम लोग को पढ़ाई का मौका नहीं मिला, इसलिए हम लोग को एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट दिया जाए या हम लोग को एज में छूट दी जाए। आप लोग को जान के हैरानी होगी कि 2020 भी बीत गया, 21 भी बीत गया, 22 भी बीत रहा है, लोग उस कैडर में उस समय नियुक्त भी हो गए, वेतन भी उठाना चालू कर दिए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। पॉलिसी मैटर है, सरकार का काम है पॉलिसी बनाना, न कि हमारा आपका काम है। क्योंकि हम आप जब तय करने के लिए बैठ जाएंगे कि कौन सा नियम सही है और कौन सा गलत है, तो इसका तो कभी समाधान ही नहीं हो पाया, क्योंकि 100% लोगों को कोई संतुष्ट कर ही नहीं सकता है। तीसरी बात है कि बीच बहाली में नियम बदल दिया गया। बीच बहाली में कब, क्या 7वां चरण प्रारंभ हो गया है? 7वां चरण जब प्रारंभ ही नहीं हुआ तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि बीच बहाली में नियम बदल दिया गया? और अगर आप नियमावली 2022 की पॉइंट 25-26 को पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि वहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि सरकार को यह अधिकार है कि वो किसी भी समय किसी भी नियम को बदल सकती है। इसलिए आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए अब अपने मूल काम पर लगते हैं और देखते हैं कि जो अभ्यर्थियों के मन में डर बैठाया जा रहा है कि जिन लोगों का सीटेट में 100 अंक से कम है, 105 से कम है, क्या इन लोग के होने का कोई चांस बनता भी है या नहीं बनता है, या फिर छठे चरण की तरह इस चरण में भी इनको समस्या होगी। इसी डर को आज हम लोग खत्म करेंगे आपके मन से। इसके बाद आप बिना स्किप किए हुए देखिए, आप अपना मेधा प्रतिशत जानते हैं और इस मेधा प्रतिशत की सहायता से आप खुद को श्योर कर सकते हैं कि आपका होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। आपको किसी पर भी निर्भर रहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आइए शुरुआत किया जाए। और जो आपके मन में डर है कि अगर सीटेट में कम अंक है तो हमारा नहीं हो पाएगा, इस डर को हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। यहाँ पर आपके सामने कुछ बॉक्सेस बने गए हैं और अगर ये समझ में नहीं आए तो नीचे की तरफ चलते हुए हम लोग डायग्राम की सहायता से भी आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग बहुत आसानी से, बहुत ही अच्छे शब्दों में आसानी से समझ सकते हैं कि आखिरकार ये जो हो रहा है इससे किसी को भी परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके जैसे समझने वाले इतने समझदार लोग अगर हों तो हम समझाना बिल्कुल आसान हो जाता है और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग बेहद आसानी से समझ लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर 4 बॉक्सेस बने हुए हैं। हम लोग बाएं साइड के बॉक्स को अगर देखते हैं तो बाएं साइड के बॉक्स में आपको सीटेट के अंक दिए हुए हैं कि 85 अंक से लेकर नीचे की तरफ हम लोग चलते हुए यहाँ पर 108 अंक तक ले गए हैं। अगर हम लोग चाहते तो 150 अंक तक भी ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता और समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको हम लोग ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर किसी को सीटेट में 85 अंक हो और अगर किसी को सीटेट में 108 अंक हो तो क्या दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा का अंतर आ जाता है या फिर इससे डरने की ज़रूरत नहीं है और अंतर साधारण रहता है। आइए दिखाते हैं। आपको पता होगा कि अगर आपको सीटेट में 85 अंक है तो 60-40 के नियम के हिसाब से जब आप बनाएंगे तो ये 85 अंक 150 का 56% के करीब में होता है। यहाँ पर थोड़ा माफ़ कीजिएगा, ये रॉन्ग डाटा फिल हो गया है, 53 लिखा गया है, ये 56 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 85 अंक 150 का लगभग 56% होता है और इस 56% का जब आप 60% निकालते हैं तो जो अंक बनकर आता है वो आपका 33.9 अंक बनकर आता है।
अब एक चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना है, ये जो हम लोगों ने 85 अंक लिया है इसको हम लोग आधार मान के चलेंगे, यानी बेस मान के चलेंगे, और हमेशा ये देखेंगे कि इस 85 वाले के तुलना में इस 86 वाले को कितना फ़ायदा हुआ, इस 85 वाले की तुलना में इस 90 वाले को कितना फ़ायदा है, इस 85 वाले के तुलना में अगर किसी को सीटेट में 100 अंक है तो उसको कितना फ़ायदा है, या उसी 85 वाले के तुलना में अगर किसी को सीटेट में 108 अंक है तो इसको कितना फ़ायदा है। क्योंकि आपके मन में डर तो यही है कि मेरा तो बस 85 है, लेकिन अगर उसका 108 है तो कहीं उसका हो जाए मेरा ना हो। इसीलिए आप लोग से चंदा वसूली के लिए बहुत लोग प्रयासरत हैं, और चंदा लेके वो क्या क्या करते हैं, कितना बिरयानी खाते हैं, आप लोग को अगर बताएं तो आप लोग उनको चंदा देना तो दूर, कुछ आशीर्वाद ही देकर जाएंगे। तो देखते हैं, आप लोग को यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि अगर आपका सीटेट में 85 अंक है तो इसको जब आप 60-40 के नियम के हिसाब से बनाइएगा तो अंक में निकलकर 33.9 अंक आ जाता है। ठीक है, ये आपका बेस। इसी तरह से अगर आपका सीटेट में 86 अंक है तो जब आप इसको अंक में निकालिएगा तो कितना बन के आएगा, 34.39 अंक आएगा। अब आपको चूंकि देखना है कि इस 85 वाले के तुलना में इस 86 वाले को कितना का बेनिफिट हुआ, तो आप क्या करेंगे, 85 वाले को कितना अंक मिल रहा था, 33.9 अंक मिल रहा था, और 86 वाले को कितना मिल रहा है, 34.39 अंक मिल रहा है। तो इस 34.39 में से इस 33.9 को जब आप माइनस करेंगे तो जो बनकर आता है वो है 0.49, यानी कि इस 85 वाले के तुलना में 86 अंक जिसको सीटेट में अगर आ गया तो उसको 0.4 अंक का ही फायदा होगा। ठीक है, और अगर हम देखें इस 85 वाले के तुलना में अगर आपको देखना हो कि इस 96 वाले को कितना फ़ायदा है, हम लोग देखते हैं। तो अगर 96 को आप लेंगे और कन्वर्ट करेंगे तो 96 अंक को जब आप 60-40 के रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन के आता है 38.4 अंक बनता है। अब आपको क्या करना है, इस 38.4 को आपको माइनस करना है 33.9 से। अब आप पूछेगा कि इस 33.9 से क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि आप तुलना किसकी कर रहे हैं, इस 96 वाले की तुलना कर रहे हैं 85 वाले से। तो 96 वाले का अंक बन रहा है 38 अंक बन रहा है, और 85 वाले का बन रहा है 33 अंक बन रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, इसी 38 में से इस 33 को माइनस कीजिएगा। तो जब आप इस 38 में से 33 को माइनस करते हैं तो 4.5 अंक बनता है। यानी कि अगर किसी को सीटेट में 85 अंक है और किसी को सीटेट में 96 अंक है तो उसको फ़ायदा केवल 4.5 अंक का ही होता है। आपको लगेगा कि 4.5 अंक बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं। जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा तो आप देखिए कि एक सीमा तक बढ़ने के बाद ये फिर से घटना भी शुरू होता है। आइए दिखाते हैं कैसे। अब अंतिम तुलना हम करते हैं, 85 वाले की तुलना हम करेंगे। आप प्रत्येक की तुलना करके आप आसानी से देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। पूरा बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा भाई मेरे, इसलिए पूरा नहीं बता रहे हैं, आप हर एक की तुलना करके देख सकते हैं। इस 85 वाले की तुलना हम 108 वाले से करते हैं, क्योंकि यहाँ उपलब्ध सबसे ज़्यादा अंक 108 है। मान लीजिए किसी को सीटेट में 108 नंबर है, ठीक है, 108 नंबर है, तो इसका जब आप 60-40 के हिसाब से बनाइएगा तो इसको 43.2 अंक होता है। ठीक है, सीटेट में 60-40 के हिसाब से बनाइएगा तो इसको 43.2 अंक होता है, और 43.2 अंक अगर हो गया तो इसको जब आप 85 वाले को कितना था, 33.9 था, तो इस 43 इसको थोड़ा सा हम लोग कम जूम कर देते हैं ताकि दिखाई दे जाए अच्छे से। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा दिखा दें तो इस 43.2 को, 108 वाले को 43.2 है, इसमें से जब आप माइनस कीजिएगा 85 वाले का 33.9 तो अंतर दिखेगा 9.3 का अंतर आपको दिखेगा। अब आपके मन में घबराहट होगा, यहीं पे इसे डर को कोई दिखाता नहीं है, आपको मन में घबराहट उत्पन्न हो गया कि अरे भाई यहाँ पर तो 9 अंक का अंतर आ गया, अब हम क्या करेंगे, मेरा तो अब कहीं नहीं होने जा रहा है, क्योंकि 9 अंक का अंतर कम तो नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब इसकी तुलना आप नियमावली 2012 से करेंगे, यानी कि छठे चरण में जो नियम चल रहा था उस नियम से करेंगे, तब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि घबराने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। कैसे नहीं है वो देखिए। अभी अभी हम लोगों ने क्या दिखाया कि 108 वाले की तुलना जब आप 85 वाले से करते हैं तो आपको बढ़ा हुआ अंक 9.3 दिखाई देता है, कि 108 वाले को 9.3 अंक का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, हम लोगों ने क्या देखा था कि नियमावली 2012 में, यानी कि छठे चरण में नियम था कि जिन लोगों को 105 अंक से लेकर 120 अंक तक है उनको सीटेट में कितना अंक का वेटेज मिलता था, 4 अंक का वेटेज मिलता था। तो इस 108 अंक वाले को कितना अंक का वेटेज मिलता, 4 अंक का वेटेज मिलता।
और अभी आपको कितना का बेनिफिट दिखाई दे रहा था, 9.3 का बेनिफिट दिखाई दे रहा था। तो 9.3 में से जब 4 माइनस कीजिएगा तो 5.3 ही बन के आता है भाई मेरे। तो आप देख रहे हैं कि जिसको 85 आया उसको भी और जिसको 108 आया उसको भी अधिकतम कितना का अंतर रह गया, 5.3 का ही अंतर रह गया। और इस 5.3 को अगर आपका एकेडमिक में बढ़िया अंक है तो आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। आप सोचिए कि अगर इसको सीटेट में हो सकता है कि ज़्यादा हो लेकिन एकेडमिक में कम हो, तो एकेडमिक में कम होगा तो अभी अभी तो बताया कि कम का कम लीजिएगा तो कम ही बनेगा। 1000 का 60% 1000 का 40% लीजिएगा तो भी ज़्यादा बनेगा, लेकिन 600 का 40% लीजिएगा तो भी कम बनेगा। यही बात है कि अगर आपका सीटेट में भी बढ़िया है और एकेडमिक में भी बढ़िया है तभी आपका मेधा प्रतिशत हाई हो सकता है, वरना सीटेट में बढ़िया एकेडमिक में कम है तो मेधा प्रतिशत कम होगा। एकेडमिक में कम है और सीटेट में ज़्यादा है तो भी आपका मेधा प्रतिशत कम रहने की या औसत रहने की संभावना है। यही कारण है कि 80% लोगों का अंक घट रहा है। ठीक है, इस बात को अब तक आप समझ गए होइएगा। तो जब आप पहले जो नियम चल रहा था उसके तुलना में आप देखिएगा, कंपेरिजन करके जब देखिएगा तब आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगा कि पहले भी तो ये 2 अंक 2 अंक 2 अंक 2 अंक आप देख रहे हैं, 2 अंक नीचे देते हुए 104 तक आपको 2 अंक का वेटेज मिलता था, फिर 104 105 से लेकर 120 तक 4 अंक का वेटेज मिलता था। तो अभी जो ये परिवर्तन आपको बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको पहले के अंक से जब आप माइनस कीजिएगा तो आपको अधिकतम कितना दिखाई दे रहा है, देखिए अधिकतम अंतर 4.9, 5.69, 4.49, 4, 3.7। इसके अलावा ऊपर चले जाइएगा 2, 1, 0.49, 0.1। इतना ही का अंतर है, इतना ही का अंतर है जिसके लिए आपको डराया जा रहा है। और अगर आपका एकेडमिक में बढ़िया है ना तो इस अंतर को आप आसानी से मेकअप कर लीजिएगा। यही कारण है कि हम कह रहे हैं कि इस बार अगर नियमावली 2022 लागू हो गया तो 60% से नीचे भी होने का चांस रहेगा। लेकिन अगर नियमावली 2020 है ये लागू रहेगा तो इससे समस्या जरूर खड़ी होगी। समस्या आप लोग को दिखाई देगी और कैसे दिखाई देगी वो भी दिखला देते हैं, बता देते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखिएगा, ठीक है, तो बहुत सारे पोल में आपको दिखाई देगा कि 80% से अधिक जिन लोगों का मेधा प्रतिशत है, ठीक है, तो जिन लोगों का 80% है मेधा प्रतिशत उन लोगों का और जिन लोगों का 60% मेधा प्रतिशत है उन लोगों का, दोनों के बीच में 20% का अंतर है। इस 20% के गैप को आप कैसे कवर कर पाएगा? 20% के गैप को कभी कवर नहीं कर पाएगा, लेकिन 5 अंक के गैप को कवर कर पाना आसान है। इसलिए नियमावली 2022 एक अच्छी नियमावली है जिसमें अगर आपका एकेडमिक में अच्छा है या फिर सीटेट में अच्छा है या दोनों में ही अच्छा है तो आप रेस में हमेशा बने रहेंगे और आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग आपको डराते हैं उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपने देखा एक आधार पर, आइए दूसरे आधार पर दिखाते हैं कि किस तरह से अगर आपका सीटेट में कम अंक है तो भी आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले कि हम लोग निष्कर्ष पे पहुँचे, 2 ग्राफ आप लोग के लिए देखना और ज़रूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं एक ग्राफ आपके सामने में बना हुआ है, 3-3 कलर में यहाँ पर आपको 3 जो इस रेक्टेंगल है ये दिखाई दे रहे होंगे और इन तीनों रेक्टेंगल में की सहायता से आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये ब्लू वाला जो है, ये ब्लू वाला ये आपके एकेडमिक नंबर को दिखाता है। ये चारों जो ब्लू वाले टावर खड़े हैं ये आपके एकेडमिक नंबर को दिखाता है। ये रेड वाला जो है ये आपके सीटेट के अंक को दिखाता है और ये जो ग्रीन वाला है ये आपके टोटल अंक को दिखाता है, जो कि आपके एकेडमिक के अंक और सीटेट के अंक को मिलाकर बनता है। आप देख रहे होइएगा कि अगर किसी को एकेडमिक में यहाँ पर 20 के आसपास, 20 या इसको 20 से ऊपर है, 20 से ऊपर है, आप इसको 22 या 25 के आसपास मान सकते हैं। और अगर यहाँ पर इसको सीटेट में 35 के आसपास है, ठीक है, तो भी 60 के आसपास इसका टोटल मेधा प्रतिशत बनता है। दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ 4 एग्जाम्पल लिए गए हैं, 1, 2, 3, 4 एग्जाम्पल लिए गए हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या किया गया है कि सीटेट का अंक और एकेडमिक के अंक में थोड़ा और विभिन्नता रखा गया है, फिर भी जो आपका मेधा प्रतिशत है 60 के आसपास ही है। तीसरे एग्जाम्पल में क्या किया गया है कि सीटेट का अंक बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। यहाँ देखिए रेड वाला टावर बहुत ज़्यादा खड़ा कर दिया गया, लेकिन एकेडमिक वाला जो टावर है ये कम है, ठीक है। एकेडमिक में कहने का मतलब इनको कम है, सीटेट में बहुत ज़्यादा है। आप कहते हैं कि इन लोग का सीटेट में ज़्यादा है इसीलिए ये लोग मारामारी किए हुए हैं कि 2022 की नियमावली लागू हो जाए। फिर भी इनका प्रतिशत थोड़ा बढ़ता तो जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 60 से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, थोड़ा ही सा ज़्यादा बढ़ता है। चौथे एग्जाम्पल में भी वही है कि आपको कुल मिलाकर अगर चारों एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं तो चारों एग्जाम्पल से ये बात आपको स्पष्ट हो जाती है कि
आपका मेधा प्रतिशत अधिकतर लोगों का एक समान ही आपको दिखाई पड़ेगा और बहुत लोगों का आपका मेधा प्रतिशत 80% लोगों का मेधा प्रतिशत घटा हुआ दिखाई पड़ेगा। इसलिए सीटेट में अगर कम अंक है तो इससे घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद हम लोग निष्कर्ष पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर ये जो ब्लू वाला लाइन दिखाई दे रहा है ये नियमावली 2019 का लाइन है और जो रेड वाला लाइन दिखाई दे रहा है ये नियमावली 2022 का लाइन है। ठीक है, 2019 की नियमावली में अगर आप लोग को ठीक से याद हो तो पहले ही बता चुके हैं कि जिनका 82 से लेकर 104 अंक तक था उन लोग को 2 अंक का वेटेज मिलता था और जिनका 105 से लेकर 120 तक था उन लोग को 4 अंक का वेटेज मिलता था। लेकिन इसी को जब आप नियमावली 2022 में करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि कहीं कहीं पर पहले की तुलना में ये माइनस में चला जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं पे आप देखिए कि बहुत ज़्यादा का भी अंतर आता है। तो कितना का अंतर आ जाता है, 5 अंक का है, 5.3 अंक का है, यहाँ आपको 5.69 अंक का दिखाई दिया, 5.69 बोले हैं, 5.69 अंक का दिखाई दिया। इस तरीके से है। तो ये 5 अंक 6 अंक का जो अंतर है इसको आप, अगर आपका एकेडमिक में परफॉर्मेंस अच्छा है तो इसकी सहायता से आप आसानी से ढक सकते हैं, पार कर सकते हैं। लेकिन अगर सोचिए कि 2020 की नियमावली लागू होती है तो इससे क्या नुकसान होगा कि जिनका मेधा प्रतिशत 80 है, जिनका मेधा प्रतिशत 70 से ऊपर है, अभी अभी इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने आपको दिखाया है ना कि जिनका मेधा प्रतिशत 70 से ऊपर, अगर आप देखिएगा 70 से ऊपर मेधा प्रतिशत वाले कितने लोग हैं, यहाँ 22 हैं, 6 22 6 28 और 8 7 15, 35% लोग ऐसे हैं जिनका मेधा प्रतिशत 70 से ऊपर है। और इससे नीचे 70 से नीचे वाले भी आपको दिखाई दे रहे हैं, मोटा मोटी 64% के लोग हैं। ठीक है, तो जिनका 50 या 60 मेधा प्रतिशत है और जिनका 70 से ऊपर है, इन दोनों के बीच में 20% का अंतर है। इस 20% के अंतर को आप कैसे पार कर पाइएगा, आप ही बताइए। गणित के आप साधारण विद्यार्थी भी होंगे तो इस बात को समझते होंगे कि 5 को पार कर पाना आसान है लेकिन 20 को पार कर पाना आसान नहीं है। इसीलिए हम लोग बता रहे हैं कि 2022 की जो नियमावली है कम से कम अंक वालों के भी हित में है। और ऐसा नहीं है कि जो लोग बता रहे हैं कि जनरल कास्ट का जो के ही अभ्यर्थी SC ST के सीट ले जाएंगे, उनसे पूछिए ज़रा कि ऐसा कौन सा आरक्षण का नियम है जिसके आधार पर जनरल कास्ट के लोग SC ST के सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। क्या ऐसा कोई नियम है कि जनरल के अभ्यर्थी SC ST EBC के सीट पे अप्लाई कर सके? लेकिन हाँ, ऐसा नियम जरूर है कि SC ST EBC के लोग, BC के लोग जनरल के सीट पर जा सकते हैं। आपके जो जानकार लोग होंगे आस पड़ोस के लोग, उनसे आप पूछिएगा तो आपको स्पष्ट बताएंगे। ठीक है, तो हम आसानी से देख सकते हैं कि एक दूसरे के अंकों को मिलाकर, कहने का मतलब एकेडमिक के अंकों को मिलाकर और सीटेट के अंकों को मिलाकर, ठीक है, एक दूसरे के अंकों को मिलाकर हम एक बेहतर मेधा की ओर बढ़ सकते हैं। एक अकेले सीटेट या अकेले एकेडमिक के अंक का ज़्यादा मतलब नहीं रख रहा है। यानी कि अगर आपका देख रहे हैं कि सीटेट में भी अच्छा है और इसके अलावा आपका एकेडमिक में भी अच्छा है, तभी बहुत ज़्यादा आपका हाई मेरिट बनेगा, वरना लगभग सबका कम ही होगा, 80% लोगों का कम होगा और बहुत सारे लोगों का तो मेधा प्रतिशत एक समान ही आने की संभावना है। अब हम लोग फाइनल निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इतने ग्राफिक्स का मतलब क्या हुआ। ठीक है, नीचे वाले ग्राफिक पे पहुंचते हैं। उच्च मेधा वाले का उदाहरण देखिए। उच्च मेधा कब आपका बन रहा है, इसको अगर आप देखेंगे, उच्च मेधा आपका तब बनेगा जब आपका एकेडमिक में भी ज़्यादा हो और सीटेट में भी ज़्यादा हो, तब 80 बन रहा है। यहाँ देखिए, एकेडमिक में केवल ब्लू लाइन में 32 है और सीटेट में 33 है, तो 65 बन रहा है। एकेडमिक में 25 है और इसमें सीटेट में 32 है, तब 57 बन रहा है मेधा। एकेडमिक में 30 है और सीटेट में भी 30 है, तो मेधा 60 बन रहा है। मेधा ज़्यादा तब बनता है जब आपका एकेडमिक में भी और सीटेट में दोनों में ज़्यादा हो तभी, और वरना कोई बात नहीं है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एकेडमिक खराब हुआ तो आपका सीटेट संभाल लेगा, सीटेट खराब हुआ तो आपका एकेडमिक संभाल लेगा। दोनों में से किसी एक न एक में आपको ज़्यादा होना चाहिए, तब आप हाई मेरिट वाले जाइएगा। दोनों में है तो भी हाई मेरिट में जाइएगा, लेकिन अगर दोनों में ही कम है तो भाई तब तो कोई भी नियमावली बन जाए आपको समस्या थोड़ी सी देखने में मिलेगी ही मिलेगी। वो क्या 2020 की नियमावली में आपको समस्या नहीं थी? अभी अभी दिखाया है ना कि जिनका 60% है मेधा प्रतिशत बनता है 2020 की नियमावली से, जिनका 80% बनता है, दोनों के बीच में 20% का अंतर है और इस 20% को आप कभी भी पार नहीं कर सकते हैं। हम निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। हम आसानी से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अगर नया नियमावली 2022 लागू होता है तो किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, बल्कि एक ऐसा द्वार भी खोल देगा जो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं, जैसे 120 से ज़्यादा, लेकिन अगर 85 से 110 जो ला रहे हैं
तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे अपने एकेडमिक अंक के आधार पे अपने मेधा को सुरक्षित कर लेंगे। इसलिए परेशान होने की बात ही नहीं। अगर आपका एकेडमिक में ज़्यादा है और सीटेट में कम है, तो आपका एकेडमिक का नंबर आपके सीटेट के अंक को कवर कर लेगा। तो क्यों परेशान होते हैं भाई मेरे? अब कोई बहकाएगा तो नहीं बहकिएगा ना, इतनी गहराई से इतने विस्तार से बता रहे हैं आप लोग को, तो अब बहकने की ज़रूरत ही नहीं है।